इस साल के इंडिपेंडेंस डे पे यानी कि 15 अगस्त 2021 के दिन हमारा देश 74 साल का हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हमारे देश का 74th बर्थडे होगा इस साल। अब ये बात सुन के हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा हो कि हमारा हिंदुस्तान जो है, हम तो हजारों सालों से एक प्रॉस्परस सिविलाइजेशन रहे हैं। आज से 10,000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हमने फिर एक से एक राजा देखे हैं, हमने एक से एक योद्धा देखे हैं, हमने एक से एक साम्राज्य देखे हैं, बड़े बड़े साम्राज्य देखे हैं, हमने अंग्रेज़ों का ज़माना देखा है, हमने आज़ादी की लड़ाई देखी है। तो हम हिंदुस्तान तो हज़ारों सालों से चले आए, तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें देश बने हुए सिर्फ 74 साल हुए हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि 1947 से पहले का जितना वक्त था उसमें आज के वक्त जितना बड़ा इलाका आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान एक देश है, हिंदुस्तान एक देश है, बांग्लादेश एक अलग देश है, श्रीलंका एक अलग देश है, बर्मा एक अलग देश है, ऐसे अलग अलग देश नहीं थे। 1947 से पहले ये पूरा का पूरा इलाका एक खुला हुआ इलाका था। यहाँ पे कोई भी आ सकता था, रह सकता था, जा सकता था। ये इंडियन सिविलाइजेशन और उसके आसपास का इलाका था और यहाँ पे अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे, अलग अलग राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। और 1947 से पहले का जो टाइम था उसमें ये होता था कि जो देश का जो कॉन्सेप्ट है वो इतने बड़े लेवल पे नहीं था कि ये पूरा का पूरा इलाका एक देश है पाकिस्तान, ये पूरा का पूरा इलाका एक देश है हिंदुस्तान, ये पूरा का पूरा इलाका एक देश बांग्लादेश। ऐसा नहीं होता था। 1947 से पहले जो लोगों का देश होता था वो इंडिविजुअल लोकल लेवल पे होता था। अब जैसे जो पश्तून लोग हैं, पश्तून आधा अफगानिस्तान में चला गया, आधा पाकिस्तान में, तो जो पश्तून लोग हैं उनके लिए पश्तून उनका देश है। जो पंजाबी लोग हैं उनके लिए पंजाब उनका देश है। जो बलूच के लोग हैं उनके लिए बलूचिस्तान उनका देश है। जो मराठी लोग हैं उनके लिए महाराष्ट्र उनका देश है। जो नागा लोग हैं उनके लिए नागालैंड उनका देश है। जो साउथ इंडिया के अलग अलग कल्चर्स हैं सबके अलग अलग देश थे। जो बंगाली है उसके लिए बंगाल उसका देश है। तो इस तरीके से जो देश का जो कॉन्सेप्ट था वो छोटे छोटे कल्चर्स के लेवल पे था, इतने बड़े लेवल्स पे नहीं था कि इतने बड़े बड़े लेवल पे देश हों। तो 1947 से पहले ये पूरा इलाका इंडियन सिविलाइजेशन थी और अलग अलग साम्राज्य थे। फिर एक ऐसा वक्त आया जब हमारी पूरी इंडियन सिविलाइजेशन और आसपास के इलाके में ब्रिटिश साम्राज्य हुआ। उसके बाद हमारी इंडियन सिविलाइजेशन के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया, लड़ाई करनी शुरू करी अपना देश बनाने के लिए कि हमें अपना एक देश बनाना है जिससे हम गरीब लोगों की ज़िंदगी, आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। और इस तरीके से ये मूवमेंट चलता रहा, एक आंदोलन चलता रहा, जिसके नतीजे में 1947 के बाद जब ये ब्रिटिश साम्राज्य टूटा तो उसके नतीजे में फिर अलग अलग देश बने हैं। तो अब आप ये चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमारी जितनी भी इंडियन सिविलाइजेशन थी, 1947 में हमारी इंडियन सिविलाइजेशन को आज़ादी मिली और हमारी इंडियन सिविलाइजेशन कन्वर्ट हुई फिर अलग अलग देशों में। तो अब आपके दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक कर रही होगी कि अच्छा, देश का ये मतलब होता है कि अब एक कॉमन टेरिटरी हो गई है, जैसे पाकिस्तान की एक वेल डिफाइंड टेरिटरी हो गई है, इंडिया की एक वेल डिफाइंड टेरिटरी हो गई है, तो एक शेयर्ड टेरिटरी हो गई है, एक शेयर्ड इकोनॉमी हो गई कि इतने पूरे इलाकों की इकोनॉमी एक जैसी होगी, कुछ शेयर्ड कल्चर्स या कुछ शेयर्ड लैंग्वेज, ऐसा करके कुछ शेयर्ड हिसाब हैं इनके, जिनके दम पे अलग अलग देश बने हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देश का मतलब ये नहीं होता कि अब एक शेयर्ड बाउंड्री हो गई है या शेयर्ड इकोनॉमी हो गई है। देश जो चीज़ होते हैं, देश एक मैकेनिज्म को कहते हैं, एक काम करने के तरीके को कहते हैं, और उस मैकेनिज्म के ये फीचर्स हैं कि एक कॉमन टेरिटरी हो, एक कॉमन लैंग्वेज हो, ये सिर्फ फीचर्स हैं, ये मैकेनिज्म नहीं है। ये वैसी ही बात है जैसे अगर आप किसी जानवर को ऊपर से देखिए तो आप नहीं समझ पाएंगे एग्जैक्टली कि वो जानवर है कैसा। तो आपको किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको उसे ऊपर से भी देखना पड़ेगा, सामने से, दाएं बाएं, हर तरफ से देखना पड़ेगा। तो ये जो मैकेनिज्म होता है जिसे हम देश कहते हैं, ये काम करने का तरीका, ये होता क्या है, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ये समझेंगे कि एक्चुअली देश किस चीज़ को कहते हैं, तब आपको इन चीज़ों का मतलब समझ में आएगा
कि हम जैसे पाकिस्तान को एक फेल्ड नेशन क्यों कहते हैं। पाकिस्तान की एक वेल डिफाइंड बाउंड्री है, एक वेल डिफाइंड इकोनॉमी है, एक वेल डिफाइंड सिस्टम है पाकिस्तान के, फिर भी हम पाकिस्तान को एक विफल देश या एक फेल्ड स्टेट क्यों कहते हैं। और आपको जब ये आइडिया होगा कि देश किस चीज़ को हम कहते हैं, तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि जब हम ये बातें करते हैं कि देश अच्छे की तरफ जा रहा है या देश बुरे की तरफ जा रहा है, तो एक्चुअली क्या चीज़ है जो अच्छी हो रही है, क्या चीज़ है जो बुरी हो रही है। इस चीज़ का आइडिया आपको लगना शुरू होगा जब आपको ये क्लियर होगा कि एक्चुअली देश होता क्या है, इसे कहते किस मैकेनिज्म को कहते हैं। तो इस नोट के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये देश बने कैसे। तो आज के वक्त में हमें ये पूरी दुनिया ऐसी नज़र आती है कि हम इंसानों ने हमारी पूरी दुनिया में अलग अलग देश बना लिए हैं। और अगर एक जनरल सेंस में देखा जाए उन इलाकों के बारे में जिन इलाकों को हम वाकई में एक देश कह सकते हैं, तो ऐसे जितने भी अलग अलग देश हैं, हर देश की अपनी अपनी पार्लियामेंट होती है, जिस पार्लियामेंट से पूरे देश भर के फैसले किए जाते हैं। और जो जितने भी देश भर के लोग हैं वो अपने अपने चुने हुए लोगों को भेजते हैं इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनने के लिए। हर देश की अपनी अपनी सरकार होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनके मिनिस्टर्स होते हैं, और ये सरकारें वक्त वक्त पे बदलते रहती हैं। हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान होता है जिसमें उस देश के लोगों के हक और अधिकार लिखे होते हैं। हर देश में अपनी अपनी अदालतों का सिस्टम होता है, हर देश के अपने अपने मीडिया चैनल्स होते हैं, हर देश की अपनी अपनी इकोनॉमी होती है। पूरे देश में चाहे जितने भी अलग अलग धर्मों के लोग हों, अलग अलग कल्चर्स या बोली भाषा बोलने वाले लोग हों, सभी लोगों का भगवान एक ही पैसा है। अगर वो पैसा अगर डाउन हुआ तो सभी की जिंदगी नरक होनी है, भले चाहे कुछ भी हो। हर देश के अपने अपने झंडे हैं, हर देश के अपने अपने नेशनल एंथम हैं। और दुनिया में जितने भी अलग अलग देश हैं, हर देश में अपने इतिहास को याद किया जाता है। उनकी जो अपनी अपनी पुरानी सिविलाइजेशंस रही हैं, उन सिविलाइजेशंस को याद किया जाता है। इतिहास में जो बड़े बड़े राजा लोग हुए हैं उन सबको याद किया जाता है। पुराने पुराने सेंट्स, प्रॉफिट्स, ऐसे लोगों को याद किया जाता है। जितने फिलोसोफर्स या पोएट्स रहे हैं उन सब लोग को याद किया जाता है। और अगर हजारों सालों का इतिहास देखा जाए तो दुनिया में शायद ही कोई एक ऐसी जगह होगी, शायद ही कोई जगह हो जहां पे बाहर के लोगों ने आके हमला ना किया हो। क्योंकि हजारों सालों से दुनिया का ये रिवाज रहा है कि लोग सिर्फ एक दूसरे पे हमला करते थे, साम्राज्य बढ़ाते थे। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं बची होगी। तो हर जगह ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने लड़ाइयाँ करी उन साम्राज्यों से। तो उन रेवोल्यूशनरीज को याद किया जाता है। आज़ादी की लड़ाइयाँ जो चली हैं उन लोगों को याद किया जाता है, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिन लोगों ने बलिदान दिया है, ऐसे मार्टियर्स को याद किया जाता है। और सबसे खास चीज़, जो अलग अलग फाउंडर्स ऑफ नेशन रहे हैं उनको भी बहुत याद किया जाता है। इसके अलावा जितने भी अलग अलग देश हैं, हर देश में जो स्कूल्स होते हैं उसमें अगली आने वाली पीढ़ियों को कुछ कॉमन लैंग्वेज ज़रूर सिखाई जाती है, जिससे कि कम से कम कोई एक भाषा हो जिस भाषा में पूरे देश के लोग आपस में बात कर सकें। अब जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, फ्रांस का जो इलाका है, जब वो देश नहीं बना था तो उस टाइम पे वहाँ अलग अलग कल्चर के लोग थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे। और सिर्फ जो रूलिंग क्लास के लोग थे, यानी कि जो राजशाही के लोग हैं या फिर जो चर्च से जुड़े लोग हैं, सिर्फ रूलिंग क्लास के कुछ मुट्ठी भर चुनिंदा लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। फ्रांस जब देश बना तो अब उनको ज़रूरत महसूस हुई कोई एक ऐसी भाषा जिसमें सब लोग बात कर सकें। उन्होंने चुना फ्रेंच भाषा को। वो भाषा जो पहले राजा महाराजा बोलते थे, वो भाषा अब चुनी गई आम जनता के लिए। और आम जनता के जितने सब नई पीढ़ियाँ आई उन्हें फ्रेंच बचपन से सिखाई गई। तो वक्त के साथ फ्रांस में अब फ्रेंच भाषा हर किसी को आती है, किसी को कोई दूसरी भाषा आती हो चाहे ना आती हो। तो इस तरीके से कॉमन लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं जो लोकल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे काम आ सकें। और हर देश में अपनी अपनी पेट्रियाटिक फिल्म्स बनती हैं जो उनके इतिहास के बड़े बड़े इवेंटफुल मोमेंट्स हैं, उनको याद किया जाता है। और एक और कड़वी सच्चाई बताता हूँ, हमारी दुनिया में जितने भी अलग अलग देश हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके हाथों में खून लगा है और जिन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं लोगों पे, भले ही दूसरे लोगों पे चाहे अपने ही लोगों पे। लेकिन कोई भी देश अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ये
पेट्रियाटिक फिल्म जरूर दिखाते हैं लेकिन वो काले कारनामे नहीं बताते, छुपा ले जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, अब जैसे यूरोपियन जो इलाके थे उनका पूरा साम्राज्य था दुनिया में और इन्होंने एक से एक अत्याचार किए दुनिया में, लूट मारा है दुनिया को, उनके हक अधिकार छीन लिए थे। लेकिन यूरोप में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बचपन से कभी ये चीजें नहीं बताई जाती कि उनके पूर्वजों ने क्या क्या अत्याचार किए दुनिया पे, इन सब चीजों को छिपा लिया जाता है। तो इस तरीके से ऐसे एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो खैर, अब ये जो देश होते हैं, हम इंसान जब हमारी अर्थ में पैदा होते हैं तो हमारी पहचानों के साथ ये जो नेशनल आइडेंटिटी होती है, यानी कि जो देश की पहचान होती है, ये बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है। अब जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यूएसए के लोग अगर यूएसए के किसी बॉक्सर को लड़ाई करते देखें किसी बड़े इवेंट में और यूएसए का बॉक्सर जीत रहा हो, तो यूएसए के लोग इतने खुश हो जाएंगे, इतने मज़े में हो जाएंगे कि जैसे कि वो जीत रहे हों, कि वो जो इनामी राशि मिलेगी वो जैसे इनको मिल रही है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी उन्हें खुशी क्यों हो रही है? और वो बॉक्सर अगर हारने लग रहा है, मार खा रहा है, तो दर्द उन लोगों को हो रहा है जो वो मैच देख रहे हैं। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं उनके पर्सनालिटी में, उनके फिजिक में, उनके माइंड में, साइकी में ये चीज़ बस गई है, एक जुड़ाव बस गया है, एक आइडेंटिटी बस गई है उनके अंदर। तो ये जो चीज़ है नेशनल आइडेंटिटी, ये हम इंसानों का एक हिस्सा बन जाती है। और एक्चुअली होता ये है कि हम इंसान जब छोटे होते हैं तो बचपन से ही बड़े होते होते हम अलग अलग आइडेंटिटी लेते रहते हैं और हमारी जो पहचान बनते रहती है उस पहचान के मुताबिक ही हम सोच विचार करते हैं और तमाम तरह के काम करते हैं। तो हम कौन सी पहचान लेते हैं ये डिपेंड करता है। तो होता ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं तो इंसान जहाँ जहाँ जिन भी जगहों में रहते हैं और जिन भी लोगों से मिलते हैं, हर किसी से अटैचमेंट होता चला जाता है। और बचपन में जब उन्हें बताया जाता है कि अच्छा ये सब जितने भी इलाके हैं और जितने भी लोग हैं ये सब इस देश का हिस्सा हैं, तो उन लोगों को, उन इंसानों को जितना अटैचमेंट उन जगहों से होता है, उन पुराने वक्त से होता है, उन लोगों से होता है, वो पूरा का पूरा अटैचमेंट रीडायरेक्ट होता है देश के लिए। और जो भी उन्हें देश दिखा दिया जाएगा बचपन से, वो देश का उनकी एक आइडेंटिटी बन जाएगा। और उस देश के जो प्रतीक हैं, जो उस देश का झंडा है, उस देश का जो एंथम है, हर चीज़ उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। वही धुन है, लेकिन यूएसए के लोग जब उसे सुनेंगे तो उनके शरीर में जैसे बिजली दौड़ जाएगी, लेकिन वही धुन हम सुनेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। जब हमारा एंथम बजेगा तो हमारे शरीर में बिजली दौड़ जाएगी, यूएसए या अफ्रीका के लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो नेशनल आइडेंटिटी है, ये हम इंसानों की आइडेंटिटी बन जाती है। तो ये देश बेसिकली एक तरीका है जिस तरीके से हम इंसानों ने अपने पूरे समाज को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना शुरू कर दिया और फिर ये ग्रुप्स बनते चले गए। और ये ग्रुप्स, जिन ग्रुप्स को हम देश कहते हैं, ये ग्रुप आज भी बनते जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, आज से 30 साल पहले एक देश हुआ करता था जिसका नाम था यूगोस्लाविया। ये पूरा का पूरा देश ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य से अलग हुआ था। उनसे लड़ाई करके अलग हुए थे कि हम सदर्न स्लाव्स हैं तो हमें अलग देश चाहिए, और ये ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य से अलग हुए। जब ये अलग हुए तो अब इनके अपने अंदर भी अलग अलग कल्चर्स के लोग थे, इनके बीच में लड़ाई शुरू हुई, ताकत किसकी होगी, और ये एक बैलेंस सिस्टम बना नहीं पा रहे थे। तो इवेंचुअली एक एक करके फिर से लोग अलग होने लगे इनसे, और वो जो देश था यूगोस्लाविया, उससे देश अलग होने लग गए। और एक टाइम पे आने के बाद यूगोस्लाविया खत्म हो गया ये देश, और इस देश की जगह अलग अलग देश बन गए, जो था स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया। ये 6 अलग अलग देश बन गए। और अगर सबसे हाल में जो देश देखा जाए जो बना है, साल 2011 में एक नया देश बना, साउथ सूडान। और साउथ सूडान के बनने के बाद फिर से एक नया देश बना जिसका नाम था कोसोवो। अब ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य से अलग हुआ यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया से अलग हुआ सर्बिया। सर्बिया के अंदर भी एक इलाका आ गया जिसने कह दिया कि हमारा कल्चर अलग है और हमें अलग देश बनाना है, और सर्बिया के अंदर फिर एक देश बना कोसोवो। और कोसोवो, ये जब इन्होंने खुद को देश बना दिया
तो कई सारे ऐसे देश हैं जो कोसोवो को देश मानते हैं और कई सारे देश कोसोवो को आज भी देश नहीं मानते हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है और भविष्य में भी हो सकता है नए नए हमें देश देखने को मिल जाएं। जैसे एक एग्जाम्पल है कैटलोनिया। स्पेन का जितना इलाका है आज के टाइम पे, जो स्पेन देश है उसमें अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं। तो एक ही कल्चर है कैटलोनिया, इनकी बोली भाषा अलग है, इनका रहन सहन अलग है और कैटलोनिया स्पेन की एक काफ़ी रिच प्रोविंस है। तो यहाँ के लोगों को लगता है जब हमारा कल्चर और हर चीज़ स्पेन के मेन स्ट्रीम में स्पेन के लोगों से अलग है तो हमें अपना अलग देश बना लेना चाहिए। और हम अगर अलग देश हो गए तो हम क्योंकि ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं तो हम ज़्यादा बेहतर काम होगा डेवलपमेंट का हमारे कैटलोनिया में। तो एक रेफरेंडम कराया गया कि क्या कैटलोनिया को अलग देश होना चाहिए और ज़्यादातर लोग इसमें मान गए कि हाँ, कैटलोनिया को स्पेन से अलग होकर एक अलग देश बनाना चाहिए। तो क्या पता भविष्य में ऐसे अलग अलग देश आ जाएं। एक और एग्जाम्पल है स्कॉटलैंड का। अगर आप द ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो एक्चुअली वहाँ 4 राज खानदान हुआ करते थे, एक इंग्लैंड का, एक वेल्स का, एक आयरलैंड का, एक स्कॉटलैंड का। अब जो इंग्लैंड का राज खानदान था ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो गया तो इन्होंने स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड इन सब राज खानदानों को हरा दिया, अपने अंडर ले लिया और इस पूरे इलाके को एक देश बना दिया। जिस देश को अब क्योंकि ब्रिटेन जो इंग्लैंड था एक्चुअली वो छोटा था, इन सब को मिला के वो बड़ा हो गया। तो अब उसे बिगर ब्रिटेन कह सकते हैं या फिर उसे द ग्रेट ब्रिटेन भी कह सकते हैं कि अब वो एक बड़े लेवल पे है। तो अब स्कॉटलैंड उनसे अलग होना चाह रहा है, आयरलैंड तो अलग हो ही चुका है, तो ये भी चल रहा है कि आप पता आगे के भविष्य में स्कॉटलैंड अलग हो जाए। फिलहाल तो ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड को अपनी एक अलग पार्लियामेंट तक दे दी है। तो ये जो देश हैं ये पूरा सिस्टम इनका चल रहा है दुनिया में। और ये जो देश हैं ये बहुत रीसेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि बहुत हाल ही के टाइम में, इतिहास अगर इंसानों का इतिहास देखें हजारों साल का, तो बहुत हाल के टाइम में ये देश बने हैं। आज से अगर आप सिर्फ 200 साल पहले की दुनिया देख लें तो आज से 200 साल पहले पूरी दुनिया में कोई भी एक ऐसी जगह नहीं थी जिसको आप कायदे से एक देश कह सकें। उस टाइम पे पूरी दुनिया में साम्राज्य हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के राज हुआ करते थे। अब आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि आज के वक्त में जहां फ्रांस का देश है, आज से 200 साल पहले यहां देश नहीं था फ्रांस का, यहां पे एक साम्राज्य था जहां पे राज हुआ करता था बर्बन खानदान के राजाओं का। बर्बन खानदान का कोई आदमी राजा बनता था, उसके मरने के बाद बर्बन खानदान का ही कोई दूसरा आदमी राजा बनता था और इस तरीके से बर्बन खानदान का राज था और जो रोमन कैथोलिक चर्च है इनका राज था। यानी कि फ्रांस की करीब आधी जमीन बर्बन खानदान के पास थी और आधी जमीन चर्च के पास थी और इन लोगों का राज हुआ करता था। और बाकी जितने लोग थे इनके राजशाही और चर्च को हटा के जितने बाकी लोग थे वो सब प्रजा थी। अब ये राजा और प्रजा क्या होता है ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। और आज के टाइम पे जहां जर्मनी देश है, 200 साल पहले जर्मनी देश नहीं हुआ करता था, यहाँ पे होली रोमन साम्राज्य हुआ करता था, इसका भी एक राजघराना था और यहाँ पे भी ऑब्वियसली चर्च का राज यहाँ पे भी था होली रोमन साम्राज्य में। आज से करीब 200 साल पहले की बात है, एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था नेपोलियन। नेपोलियन ने हमला किया होली रोमन साम्राज्य पे, इनको हरा दिया तो होली रोमन साम्राज्य टूट गया और जितना भी रोमन साम्राज्य था आसपास के इलाके थे, यहाँ 39 अलग अलग छोटे छोटे राज्य बन गए जिनको जर्मन कन्फेडरेशन कहा गया, क्योंकि हर कोई जर्मन कल्चर के थे और जर्मन भाषा बोलते थे। लेकिन डिफरेंसेस बहुत थे फिर भी, क्योंकि जर्मन एक कल्चर है, जर्मन कल्चर अपने आप में एक यूनिफाइंग बॉन्ड है। लेकिन जर्मन कल्चर का आदमी क्रिश्चियन भी हो सकता है, जर्मन कल्चर का आदमी यहूदी भी हो सकता है, जर्मन कल्चर का आदमी मुस्लिम भी हो सकता है। जर्मन कल्चर का आदमी, अब आप किस नज़र से देख रहे हैं, तो जर्मन कल्चर का ही आदमी कितना अलग अलग हो सकता है। तो इस तरीके से जर्मनी था। आज के टाइम में जहाँ पे ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया ऐसे अलग अलग देश हैं, 200 साल पहले ये देश नहीं हुआ करते थे। यहाँ पे एक साम्राज्य था जहाँ पे हैब्सबर्ग खानदान के लोगों का राज हुआ करता था और इस साम्राज्य को कहते थे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। आज के टाइम पे जहाँ ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया ऐसे जितने पूरे देश हैं,
ये देश नहीं हुआ करते थे। 200 साल पहले यहाँ ऑटोमान सुल्तान्स का राज हुआ करता था। और जाहिर सी बात है, जो अब क्योंकि ऑटोमान साम्राज्य इस्लाम धर्म का था, तो इस्लाम के जो हेड ऑफ रिलीजन है उन लोगों का भी राज हुआ करता था, जैसे यहाँ पे चर्च का राज था। इसी तरीके से आज के टाइम में जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, ये सब अलग अलग देश हैं, यहाँ पूरे इलाके में ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करता था। तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि सिर्फ 200 साल पहले दुनिया इतनी ज्यादा अलग हुआ करती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि 200 सालों के अंदर इतने अलग अलग देश बनते चले गए? तो उसकी वजह यह है कि आज से 300 साल पहले यानी कि 1700s के टाइम पे फ्रांस और फ्रांस के आसपास के जो इलाके हैं, यानी कि खास तौर पे जो वेस्टर्न यूरोप वाला इलाका है, वहाँ एक आंदोलन होना शुरू हुआ। और आंदोलन ये था कि जितने भी गरीब लोग थे, जितने भी आम लोग थे, वो सब मिलने लगे और उन सब लोगों के अंदर एक ये ख्याल था कि हम सब गरीब लोगों को मिलके अपना एक देश बनाना चाहिए। और इस ख्याल को, इस आंदोलन को कहा गया नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद। और ये जो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का ख्याल था, ये फ्रांस से बढ़ के फिर अलग अलग हिस्सों में चलना शुरू हुआ और मजबूत होना शुरू हुआ। और जो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, उन्होंने लड़ाई करी है इन साम्राज्यों से और अपने अपने देश अलग करने शुरू किए। सबसे पहले फ्रांस एक देश बना, फ्रांस के बाद फिर और भी अलग अलग देश बनने शुरू हुए, जैसे जर्मनी, इटली, अलग अलग देश बने वेस्टर्न यूरोप में। और फिर उसके बाद ये नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का ख्याल पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा। तो अब ये दिमाग में आपके जरूर सवाल आ रहा होगा कि अच्छा, फर्क क्या होता है? कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दुनिया के सबसे पहले देश का, फ्रांस का, कि क्या फर्क होता किसी की जिंदगी में अगर वो फ्रांस के उस इलाके में पैदा होता जब फ्रांस का साम्राज्य था, यानी कि बर्बन साम्राज्य में अगर कोई पैदा होता तो उसे क्या देखने को मिलता, क्या चीज उसकी मिसिंग होती लाइफ से, जिसके नतीजे में ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग डेवलप हुई और फिर ये फ्रांस एक देश बना। और फिर इसके बाद बाकी पूरी दुनिया में देश बनने का सिस्टम शुरू हुआ। तो ऐसा क्या मिसिंग था, इस चीज को देखने के लिए इमेजिन करते हैं कि आप पैदा होते हैं आज से 500 साल पहले उस इलाके में, जिस इलाके में आज फ्रांस का देश है। लेकिन आज से 500 साल पहले फ्रांस का देश नहीं था, उस टाइम पे बर्बन खानदान का राज था, साम्राज्य था। तो आपकी जिंदगी कैसी होती? तो अब आप पैदा हुए हैं जिस जगह पे, इस जगह के राजा हैं लुई द 12th और ये बर्बन खानदान के राजा हैं। और ये जितना पूरा इलाका आपको नजर आता है, ये पूरे के पूरे इलाका इन राजा का साम्राज्य है, यानी कि ये पूरा इलाका लुई द 12th का साम्राज्य है। अब इसका क्या मतलब, ये जितनी जमीन है, जितना पानी है और ये जितनी हवा है, ये हर चीज लुई द 12th की है। और आप क्योंकि यहाँ पैदा हो गए हैं, आप यहाँ इस जमीन से निकला हुआ अनाज खा के आप जिंदा हैं, इस हवा में सांस लेके जिंदा हैं, आप इस जगह का पानी पी रहे हैं, तो आप लुई द 12th की जितना साम्राज्य है उस साम्राज्य का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से आप और आपकी जिंदगी, हर चीज लुई द 12th की है। आप पैदा हो गए साम्राज्य में, तो आप संपत्ति हैं लुई द 12th की। और इस वजह से आपका बचपन से हमेशा से एक कर्तव्य है कि वो आपके राजा हैं, आप उन्हें राजा मानिए और उनकी हर चीज मानते रहिए, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा होने दिया, आपको जीने दिया अपने साम्राज्य में। क्योंकि अब वो आप पे एहसान कर रहे हैं कि आप उनके साम्राज्य में पैदा हो गए, उनके साम्राज्य की हवा में आप सांस ले रहे हैं, उनके साम्राज्य की जमीन से आप निकला हुआ अनाज खा रहे हैं, तो आप लुई द 12th की दया पे आप जिंदा हैं। तो इस वजह से हमेशा इस चीज को मानिए कि वो आपके राजा हैं और आप उनकी प्रजा हैं। तो अब आप पैदा हुए हैं लुई द 12th के साम्राज्य में। तो ये सिस्टम ध्यान में रखिएगा। ये सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम है राजाओं का और प्रजा का, यानी कि किंग्स एंड सब्जेक्ट्स। और अब इसके बाद जरा देखते हैं होता क्या था। ये हम बात करें 1500s के आसपास की। तो 1500s के आसपास, अब उस टाइम पे दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, शहर नहीं बने थे,
उस टाइम पे रूरल इकोनॉमीज हुआ करती थी, यानी कि सिर्फ गांव देहात हुआ करते थे ज़्यादातर, और गांव देहातों में भी ज़्यादातर लोग खेती किसानी किया करते थे। थोड़े बहुत कुछ लोग होते थे वो आर्टिजन्स होते थे, जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई जो अलग अलग तरह के काम होते हैं। ज़्यादातर लोग खेती किसानी करते थे। और उस टाइम पे होता ये था कि जितने भी गांव हैं उनमें पूरी की पूरी ज़मीन जो होती थी वो होती थी राजशाही के लोगों की या फिर चर्च के लोगों की। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसे आप संपत्ति कह सकते हो, जिस चीज़ से कुछ खाने लायक या पैसा कमाने लायक निकल सकता है। तो उस ज़माने में कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं थे, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ ज़मीन थी। और उस टाइम का समाज, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ कुछ लोग थे, 10% लोग भी नहीं थे अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए। तो एक वर्ग था राजा और राजशाही के लोगों का, जिन्हें नोबिलिटी कहते थे। इनके पास सारी ज़मीनें हुआ करती थी, इनका राज था। और दूसरी तरफ थे चर्च के लोग, जिन्हें क्लर्जी कहा करते थे। तो ये दोनों लोगों के पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, सारी ज़मीनें इनकी हुआ करती थी, पूरे के पूरे गांव इनके हुआ करते थे। और ये लोग थे रूलिंग क्लास, इन लोगों का राज हुआ करता था। और सब लोगों को अब खेती किसानी करनी है, लेकिन ज़मीन नहीं है, तो उन लोगों को इन लोगों की ज़मीन पे खेती किसानी करनी पड़ती थी। सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत करते थे साल भर, और उस खेत से जितना भी अनाज निकलता था सारा का सारा अनाज ये राजा लोग या चर्च के लोग ले जाते थे। और इन असल में जिन्होंने मेहनत करी है उन्हें सिर्फ थोड़ा सा खाना मिलता था कि वो बस जैसे तैसे जी सकें। तो ये सिस्टम होता था, एक तरफ रूलिंग क्लास और दूसरी तरफ 90% लोग होते थे जो आम जनता होती थी, जिन्हें आप वर्किंग क्लास भी कह सकते हैं। और जब आप पैदा होंगे तो आप बचपन से एक चीज़ देखेंगे कि आपके माँ बाप गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं, और उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, पैसा कमाने का या अनाज खरीदने का कोई ज़रिया ही नहीं है। तो मजबूरन आपके माँ बाप को काम करना पड़ता है उन बड़े बड़े सेठ लोगों के यहाँ, उनके ज़मीनों में, और जितना जी तोड़ मेहनत करके वो काम करते हैं, जितना अनाज निकलता है वो सब के सब सेठ लोग ले जाते हैं। अब जब आप थोड़ा थोड़ा सा बड़े हो रहे होंगे तो आपको बताया जाएगा भगवान के बारे में। और हर इंसान की फितरत होती है कि उसे भगवान से बहुत अटैचमेंट होता है कि अच्छा ये जो दुनिया है, इतनी प्यारी खूबसूरत सी दुनिया है, किसी ने तो बनाया होगा, कोई तो होगा जिसने बनाया है, और क्यों बनाया है। तो हर किसी को अटैचमेंट होता है, और हर इंसान के अंदर इतना डर होता है, इतना इनसिक्योरिटी होती है, खास तौर पे जब इंसान गरीब हो, जब उसे ज़िंदगी और मौत दिखाई दे रही होती है कि अगर खाना ख़त्म हो गया, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। तो कोई एक ऐसी ताकत आपको चाहिए होती है जिस ताकत पे आप भरोसा कर सको कि नहीं, कोई है जो मेरी प्रार्थना सुन लेगा, जो मुझे बचा लेगा, मेरे परिवार को बचा लेगा। तो ये इंसानों के अंदर इनहेरेंट होता है भगवान से अटैचमेंट। तो जब आप बड़े हो रहे होंगे तब आपको बताया जाएगा भगवान के बारे में कि भगवान ने इस पूरी दुनिया को बनाया है, आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया जाएगा। तो आप बचपन से जब ये चीज़ सुनेंगे तो जो भगवान का जो अटैचमेंट होता है कि कोई ताकत है आपके आसपास महसूस होती है जिससे आप प्रार्थना करते हो, वो पूरा का पूरा अटैचमेंट रीडायरेक्ट होगा जीसस क्राइस्ट की तरफ और क्रिश्चियनिटी की तरफ, और आप मानने लगोगे उस भगवान को, जीसस क्राइस्ट को। ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताई जाएगी कि ये पूरी की पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, तो आपका कर्तव्य है कि आप भगवान की सेवा करो। ये भी ठीक। उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि अच्छा ये जो भगवान है उन्होंने इस पूरी दुनिया को बना दिया, फिर जीसस क्राइस्ट को भेजा, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया जाएगा कि जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, और फिर वो चले गए। और अब खास बात अब यहाँ है, अब उस भगवान ने इन राजाओं को भेजा है और इन चर्च के लोगों को भेजा है जिससे कि वो इस दुनिया में राज कर सकें, और आपको भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान तो फिलहाल तो है नहीं, तो आप इन राजाओं की सेवा करिए, आप इन चर्च के लोगों की सेवा करिए। ये लोग जो कुछ भी बोलते रहें आप इनकी बात मानते रहिए, आप इनके खेत खलिहानों में काम करिए, आप
मतलब मरते कटते आप इनके घर वाले आपके भूखे मर जाएं, लेकिन आप इनकी बात मानते रहिए। तो ये चीज़ आपको बचपन से बताई जाएगी और बचपन से सिखाई जाएगी, तो आपके अंदर एक डर बैठना शुरू हो जाएगा और आप विश्वास करने लगोगे कि हम पैदा ही हुए हैं। आप वाकई में विश्वास करने लगोगे, क्योंकि इंसान ऐसी चीज़ है, जो चीज़ आप बचपन से उसे बताने लग जाओ विश्वास करने लग जाएगा। 100% लोग नहीं करते, लेकिन अच्छे खासे संख्या करने लग जाते हैं। तो होता यह है कि बचपन से आप ये मानने लग जाओगे कि हाँ, हम पैदा ही हुए हैं ऐसी जिंदगियां जीने के लिए, और ये जो हमारे राजा हैं, हमारे राजा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो हमारे चर्च के लोग हैं इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, इनकी ज़िंदगी ऐसी होती थी कि ये सबसे पहली बात बहुत गरीब पैदा होते थे, गरीब ही रह जाते थे। इनकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी जिंदगी भर ये बहुत तकलीफ वाली ज़िंदगी देखते थे, बहुत पेनफुल लाइफ्स देखते थे, और इनको ज़िंदगी भर बस एक चीज़ सिखाई जाती थी कि आपको जो कहा गया है आप बस मानिए, सुनिए, और ये जो रूलिंग क्लास के लोग हैं इनकी आप सेवा करते रहिए, आप बस इनको सर्व करते रहिए। और ये जो वर्किंग क्लास के लोग हैं इनकी ज़िंदगी हमेशा ऑन एज चलती थी, यानी कि अगर मान लीजिए किसी साल सूखा पड़ गया और खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है, तो न जाने कितनी बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों लोग भूख से मर गए। और उसी टाइम पे जब ये वर्किंग क्लास के लोग भूख से मर रहे होते थे, इन लोगों का जो रूलिंग क्लास के लोग हैं इनकी ज़िंदगियां बहुत अच्छे से चल रही होती थी। इनकी ज़िंदगियों में, इनकी अय्याशियों में कभी कोई कमी नहीं होती थी, और चाहे जितना सूखा पड़ जाए, चाहे कितनी बाढ़ आ जाए, इन लोगों की ज़िंदगी हमेशा सिक्योर रहती थी। और ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि भगवान ने इन लोगों को भेजा ही है यहाँ पे राज करने के लिए, अच्छी जिंदगियां देखने के लिए। तो इन लोगों के पास डिवाइन राइट है, यानी कि जो रूलिंग क्लास के लोग हैं इनके पास दैवीय अधिकार है कि इनकी जिंदगियां अच्छी होनी चाहिए, और इस चीज को कहा जाता है प्रिविलेज। प्रिविलेज का एक्चुअली में सेंस ये है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, आपके पास पहले से ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। यानी कि अगर रूलिंग क्लास में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो जिंदगी में कुछ करे चाहे ना करे, उसके पास इतनी ज़मीनें हैं कि उन ज़मीनों से जितना अनाज आएगा उसी से उसकी ज़िंदगी मस्त चलती रहेगी। उसे कुछ नहीं करेगा तब भी भूखा नहीं मरेगा और मस्त चलेगी ज़िंदगी। तो इस चीज़ को कहते हैं प्रिविलेज। और प्रिविलेज क्यों है? क्योंकि डिवाइन राइट है, यानी कि दैवीय तौर पे आपको अधिकार मिला हुआ है। और ये जितने वर्किंग क्लास के लोग थे, इनकी ज़िंदगी में जितना भी काम करते थे ये सब टैक्स में चला जाता था। मेहनत का कोई पैसा नहीं, सबका सब टैक्स में। और जबकि ये रूलिंग क्लास के लोग टैक्स नहीं दिया करते थे। तो ये पूरा सिस्टम चला करता था। और इसके बाद वर्किंग क्लास में अगर कोई आदमी ये चीज़ को नहीं मानता कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता और हमें अपना अधिकार चाहिए, और इनके खिलाफ कुछ बोलने लग जाए, तो ऐसे आदमी को सीधा पकड़ के मार दिया जाएगा। क्यों? अगर आप राजा के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो ये राजद्रोह है। तो अगर कुछ भी रेबेलियन हुआ, तो इस सिस्टम की खास बात क्या है कि कुछ भी अगर आपके खिलाफ कोई बोल रहा है तो ऐसे रेबेलियन को खत्म कर देना है। और ये जो पूरा सिस्टम था, ये पूरा सिस्टम डर पे बेस्ड था और ताकत पे बेस्ड था। यानी कि एक तो आपको बचपन से डराया जाएगा कि आप पैदा ही हुए हो सेवा करने के लिए, और अगर आप राजाओं की सेवा नहीं करोगे, चर्च के लोगों की सेवा नहीं करोगे, इन पुजारियों की सेवा नहीं करोगे, तो भगवान नाराज हो जाएंगे। और भगवान नाराज हो जाते हैं तो भूकंप आते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। उस टाइम पे मेडिकल साइंस ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो अक्सर ऐसा होता था लोगों की बहुत जल्दी जल्दी मौत होती थी। बच्चे पैदा होते थे और 4-5 साल की उम्र के नहीं हो पाते थे कि उनकी मौत हो जाती थी। तो लोगों की मौत बहुत हुआ करती थी। तो उस टाइम पे भूकंप आ गया तो भगवान नाराज है, कोई बच्चा मर गया तो भगवान नाराज है, कोई अपशगुन हो गया, कोई बुरी घटना हुई तो भगवान नाराज है। तो हर चीज डर के थ्रू ये काम चलता था, ये सिस्टम। और अगर डर के थ्रू नहीं चलेगा तो फिर ताकत के थ्रू चलेगा। कोई औरत अगर उल्टा सीधा बोलने लग गई तो उसे सीधा बोल दिया जाता था ये औरत चुड़ैल है और इसने धर्म के खिलाफ बोला है। तो ब्लास्फेमी रूल्स होते थे, किसी को भी अगर रास्ते से हटाना है तो बस इतना बोल दो इसने धर्म के खिलाफ कुछ बोला है।
और बस उस आदमी को जिंदा जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, ये सिस्टम हुआ करता था। और इस सिस्टम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर बहुत होता था। ऐसा एक चीज है, इंसान की फितरत है, किसी इंसान के पास जब ताकत बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है, तो वो इंसान और बुरा होते चले जाता है और ज़्यादा खराब होते चले जाता है, क्योंकि इंसान खुद को भगवान समझने लग जाता है। तो इस सिस्टम में ये सब चीज़ें होती थी और ये सिस्टम बहुत बुरा सिस्टम था। लेकिन अब ये सिस्टम चलता आया हमेशा से। वक्त वक्त पे ऐसा होता था जब ये वर्किंग क्लास के लोग, जब इनको बहुत ही हाल बुरे हो जाते थे, तो अलग अलग जगहों पे ये लड़ाई कर लेते थे रूलिंग क्लास के लोगों से। इनको मार देते थे, काट देते थे, इनको लूट लेते थे, लेकिन सिस्टम नहीं बदल पाता था। तो इतिहास अगर आप पढ़ें, अगर आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो आप ये देखेंगे हमेशा साइकिल्स चलते रहे इतिहास में। हर जगह अलग अलग जगहों के हिसाब से ये जो वर्किंग क्लास के लोग थे, इन्होंने लड़ाइयाँ करी हैं रूलिंग क्लास के लोगों से जब इनके हाल ज़्यादा खराब हुए हैं। तो अब यूरोप में ये किया गया कि अब सिस्टम कुछ बेहतर किया जाए जिससे कि बार बार ये लोग बगावत ना करें। तो अब सिस्टम क्या बनाया गया कि ये जो रूलिंग क्लास के लोग थे, इनकी पार्लियामेंट हुआ करती थी, जहां पे मिल के ये सब लोग फैसले लिया करते थे। तो अब कहा गया कि पार्लियामेंट में एक तरफ ये राजशाही के लोग होंगे, दूसरी तरफ ये चर्च के लोग होंगे। फिर इम्प्रूवमेंट ये किया गया कि ये जो आम लोग हैं, इनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स को बैठने का मौका मिलेगा इस पार्लियामेंट में। तो इस पार्लियामेंट में तीनों जो वर्ग हैं समाज के, इनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ दिखाने का था, क्योंकि इन वर्किंग क्लास के जो चुने हुए लोग थे, उनके पास कुछ ताकत रहती ही नहीं थी। तो अब ये सिस्टम जब चलता रहा, वक्त आगे बढ़ते रहा, तो करते करते फिर वक्त आता है 1600 या 1700 के आसपास। अब इस टाइम पे आके 1700 के आसपास दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी और हो ये रहा था कि कई लोग अलग अलग तरह के इन्वेंशंस कर रहे थे। जैसे कि कुछ लोग थे, उन्होंने टेलीस्कोप बना लिया था। अब वो टेलीस्कोप से रात में चांद, तारे, ये सब कुछ देखते थे और ये आसमान देखते हुए उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा लगा कि ये जो बाइबल में जो लिखा है, जो चर्च के लोग बोलते हैं कि हमारी अर्थ बीच में है और बाकी सारे प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा सन बीच में है और बाकी सारे प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे हैं और हमारी अर्थ भी सन के चारों तरफ घूम रही है। तो ऐसे अलग अलग बिल्कुल दिमाग हिलाने वाली चीज़ें इन लोगों ने पता करनी शुरू करी और चर्च को कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू किया कि आप जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। चर्च के लोगों ने ऐसे लोगों को दबाना शुरू किया, डराना धमकाना शुरू किया कि आप पब्लिक में ऐसी बातें नहीं बोल सकते। कई लोगों को मार दिया चर्च ने। खैर, वक्त आगे बढ़ता रहा। एक आदमी ने एक नया इन्वेंशन किया, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बना दी और इस इन्वेंशन ने बाकायदा, समझ लीजिए, क्रांति आ गई दुनिया में। अब प्रिंटिंग प्रेस बन गया। उस टाइम पे पेपर थोड़ा सस्ता मिलता था, तो किताबें छपना शुरू हुई। किताबें छपना शुरू हुई तो हजारों साल पहले की किताबें, जो एंशिएंट टेक्स्ट हुआ करते थे, ग्रीक सिविलाइजेशन के, रोमन सिविलाइजेशन के, जो सोक्रेट्स और प्लेटो, बड़े बड़े फिलोसफर्स की जो लिखी हुई किताबें हैं, वो सब किताबें प्रिंट होने लगी और हजारों हजारों कॉपीज बिकने लग गई। आम लोग खरीदने लगे, आम लोग पढ़ने लगे। जिन लोग को पढ़ना नहीं आता था, आम लोग उन्हें पढ़ के बताने लगे। तो अब ये सब चीज़ें डिफरेंस बन रहा था। बाइबल, भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, भगवान ने बाइबल लिखी, लेकिन 1700s के आसपास तक लोगों को पता ही नहीं था कि बाइबल में लिखा क्या है। ये जो चर्च के लोग बोलेंगे, इसी को मानना पड़ेगा। और अगर गलती से उन लोगों को बाइबल मिल भी गई कहीं से, तो भी उन्हें बाइबल पढ़ना नहीं आता है। तो प्रिंटिंग प्रेस बन गई, तो बाइबल को अलग अलग भाषाओं में प्रिंट किया गया। तो अब जो आम लोग हैं, उनके हाथ में बाइबल है, वो पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली बाइबल में लिखा क्या है और ये चर्च के लोग क्या बताते आए हमें आज तक। तो ऐसे चेंजेस होते रहे। 1600, 1700s के आसपास आपने ये चीज़ याद करिए, यूरोप के अलग अलग इलाकों से अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनीज पूरी दुनिया में पहुंची। तो पूरी दुनिया के बारे में उन्होंने यूरोप में जानना शुरू किया कि अच्छा, ऐसे ऐसे भी इलाके हैं, ऐसी ऐसी भी दुनिया है, वहाँ पे ऐसे अलग अलग समाज हैं, अलग अलग धर्म हैं, उनके अलग अलग बिलीव्स हैं। तो लोगों का दिमाग खुलता जा रहा था। और 1600, 1700s के आसपास एक और बहुत बड़ा चेंज आ रहा था
कि ये जो समाज था, इस समाज में एक मिडिल क्लास बनता जा रहा था। ऐसे लोग जो रूलिंग क्लास के नहीं हैं लेकिन वो गरीब भी नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, जो वकील लोग हैं, जो टीचर लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, नए नए काम आ रहे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था आहिस्ते से, और इस टाइम पे एक नई रूलिंग क्लास आ रही थी। नई रूलिंग क्लास यानी कि जो बिजनेसमैन लोग थे, ये नई रूलिंग क्लास थी। इन लोगों के पास ताकत आनी शुरू हुई थी। जिन लोगों ने ये एक जगह से सामान खरीद के दूसरी जगह बेचते थे, पैसा बढ़ते जा रहा था। इतना पैसा इनके पास आने लग गया था कि इन राजाओं से और चर्च के लोगों से ही मुकाबला कर सकते थे। और इन लोगों को ये चीज़ दिख रही थी कि आगे आने वाला जो वक्त है ये हम रूलिंग क्लास का है, जो बिजनेस क्लास का है, वो इन राजाओं या इन प्रीस्ट पुजारी लोगों का नहीं है। तो ऐसी मिडिल क्लास आ रही थी। मिडिल क्लास के साथ साथ एक नई रूलिंग क्लास आ रही थी, और ये नई रूलिंग क्लास पुरानी रूलिंग क्लास से अभी नीचे थी। तो अब इन सब चीज़ों के चलते कई सारे चेंजेस होते रहे समाज में। दुनिया अब उन पुराने बंदिशों में बंध के नहीं रह सकती थी, ये तो क्लियर था। 1700s के आसपास कई सारे एक से एक विचारक आए, कई सारे एक से एक फिलोसोफर्स आए। उन लोगों ने इस पूरे सिस्टम को देखा और इस पूरे सिस्टम को देख के फ्रॉड करार दिया। सबसे पहली बात तो ये कि हर इंसान बराबर है। अगर आप किसी भी इंसान को फिजिकली देखें या मेंटली देखें, साइकोलॉजिकली देखें, किसी भी सेंस में अगर आप साइंटिफिक स्टडी करें तो सारे के सारे इंसान बराबर हैं। हर कल्चर एक जैसा है, हर धर्म में, हर कल्चर में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और ये सब एक यूनिफॉर्म सिस्टम है। ऐसा नहीं होता है कि भगवान ने कुछ लोगों को अलग से ये डिवाइन राइट दिया है, ये प्रिविलेजेस दी हैं, ऐसा नहीं होता है। ये बस इतनी सी बात है कि ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कुछ लोगों ने अपने हाथ में लेके रखे हैं, कंट्रोल करके रखे हैं, और बाकी लोगों को दबा के रखा है। जैसे ये लोग उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये लोग अपनी सेना भेज के सबको मरवा देते हैं। तो ये सिर्फ जोर जबरदस्ती से सिस्टम चल रहा है। और ये जो एक से एक थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, उनका एक और मानना था कि वो भगवान, जिस भगवान ने इस पूरी दुनिया को बनाया, इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, उस भगवान को अगर आपको अच्छा महसूस कराना है तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप 10% लोगों को सारे ऐशो आराम दें और जो 90% लोग हैं उनकी जिंदगियां आप नरक करके रखें। तो ये बिल्कुल वैसी बात है कि आप भगवान को 1 चम्मच कुछ अच्छा खिला रहे हो और उसके बाद 9 चम्मच आप कूड़ा करकट खिला रहे हो, ये वैसी बात हो गई। तो भगवान को ओवरऑल बहुत बुरा लगेगा। और इस चीज़ को अगर आपको बेहतर करना, अगर वाकई भगवान को अच्छा महसूस कराना है, तो आपको जितने सारे इंसान हैं, आप सबकी ज़िंदगियां बेहतर करनी होगी। जब सारे के सारे लोग अच्छा महसूस कर रहे होंगे, इंसानों के जैसे जी पाएंगे, तब जाके वो उस भगवान को अच्छा महसूस होगा कि पूरी दुनिया अच्छी चल रही है। तो अब कह तो दिया कि सारे लोगों की ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, तो आप इस चीज़ का सिस्टम क्या बनाओगे, कि क्या सिस्टम बनाया जाए, इस चीज़ को कैसे सही किया जाए कि आगे आने वाले सैकड़ों हज़ारों सालों तक इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सके कि जितने इंसान हैं सबकी ज़िंदगियां बेहतर चल रही, सब लोगों को हक और अधिकार है, आज़ादी है ज़िंदगी जीने की, इंसानों के जैसे रहने की। तो सिस्टम का इम्प्रूवमेंट, इन लोगों ने ये सोचा कि ये जितना पूरा इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका अब किसी राजा का साम्राज्य नहीं होगा, ये पूरा का पूरा इलाका अब एक देश होगा। और ये जो देश है, देश किसी राजा या किसी चर्च के पुजारियों की जागीर नहीं है, देश जनता की जागीर है। वहाँ के जो लोग हैं उनकी जागीर है, और वहाँ के लोगों का एक भागीदारी है देश में, हिस्सेदारी है देश में। तो अब देश में प्रजा नहीं होगी, देश में होंगे वहाँ के नागरिक, यानी कि सिटीजन्स। तो देश जो है, सबसे पहला जो फर्क है देश और साम्राज्य में, वो है मालिकाना हक का। साम्राज्य राजाओं के होते हैं और देश जनता का होता है। तो देश और देश के नागरिक, और देश में राज होगा नेशन स्टेट का। अब इस देश में किसी राजा का राज नहीं होगा, नेशन स्टेट का राज होगा, यानी कि यहीं के लोग का, यहाँ की जो पहचान है, यहाँ का कलेक्टिव, इन लोगों की जो पहचान है नेशन स्टेट, उसका राज होगा।
इसके पास राज है और राज को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये मैं डिनोट कर रहा हूं, दुनिया में इस तरीके से डिनोट नहीं करते, यहां समझाने के लिए किया। और ये जो नेशन स्टेट है ये किसी राजा या किसी पुजारी के कहने से नहीं चलेगा, ये चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, यानी कि संविधान के मुताबिक। और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली चीज जो लिखी होगी वो होंगे जो जनता के जो हक और अधिकार हैं, यानी कि राइट्स ऑफ पीपल। और जनता, जितने भी आम जनता है, सबको अलग अलग तरह का अधिकार है। जैसे कि उन्हें जिंदगी जीने का अधिकार है। वो अब जब पैदा होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने किसी के एहसान पे जी रहे हैं, उन्हें जिंदगी जीने का अधिकार है। तो अब उनकी जिंदगी में आज़ादी होगी, उन्हें हर तरह से रहने की आज़ादी होगी, यानी कि वो जब पैदा होंगे तो वो पढ़ाई कर सकते हैं। अब कोई उन्हें मना नहीं करेगा कि तुम्हारे बाप ये नाली साफ करते हैं तो तुम्हें भी नाली साफ कर रहे हैं, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। अब कोई मना नहीं कर सकता कि कोई भी इंसान पढ़ाई कर सकता है, कोई भी इंसान कोई भी नौकरी कर सकता है। कोई समाज के लोग आके मना नहीं करेंगे कि तुम ये काम कैसे कर रहे हो, तुम वो काम करो। अब कोई भी आदमी कोई भी भाषा बोल सकता है। अब किसी आदमी की जबान नहीं काट दी जाएगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये भाषा बोल दी। तो इस तरीके से कोई भी आदमी कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है, कहीं पे भी रह सकता है। कोई समाज के लोग आके ये नहीं कह सकते कि तुम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते हो, या तुम बाहर किस जगह से यहाँ आ गए हो। कोई भी आदमी कहीं भी रह सकता है, कोई भी काम कर सकता है, किसी से भी प्यार कर सकता है, किसी से भी शादी कर सकता है। उसके पास हर तरह के हक और अधिकार हैं। और अपनी पूरी जिंदगी में हर आदमी को एक हक ये भी मिलेगा कि वो चुनेगा कि सरकार में कौन बैठेगा, देश की सरकार में कौन बैठेगा। और उस आदमी के पास, हर आदमी के पास इस चीज का भी हक है कि वो सरकार का काम अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो सरकार की बुराई कर सकता है, सरकार के खिलाफ बोल सकता है। क्योंकि अब ये राजशाही का सिस्टम नहीं है कि आपने राजा के खिलाफ बोल दिया तो राजा ने उठा के जेल में डाल दिया। अब ये नहीं चलेगा। अब आप सरकार का काम नहीं अच्छा लगा तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो, ये भी आज़ादी है आपके पास। तो लाइफ, लिबर्टी और इक्वलिटी, यानी कि अब जो देश है, देश कहीं पे भी भेदभाव नहीं करेगा किसी भी कल्चर के लिहाज से या भाषा के लिहाज से या जेंडर के लिहाज से। पहले के ज़माने में ये होता था कि अगर इस सिस्टम में अगर आप लड़की बन के पैदा हो गए तो आपकी ज़िंदगी इतनी जहन्नुम है कि मैं उस टॉपिक में जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो अब इक्वालिटी होगी कि अब आप औरत बन के भी पैदा हुए तब भी आप एक बार को इंसानों के जैसे जी सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हक और अधिकार बताए गए जितने भी नागरिक हैं, और अगर किसी भी नागरिक के हक और अधिकार छीने जाते हैं तो वो जितने भी लोग हैं वो सीधा बुला सकते हैं, पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पुलिस है ये इस देश की पुलिस है, देश के राज की पुलिस है। और ये पुलिस के लोग आएंगे अगर तो सामने भले किसी राजशाही के लोग खड़े हों, चाहे किसी चर्च के पुजारी के लोग खड़े हों, पुलिस वाले इनको उठा के सीधा पेश करेंगे अदालत में। अदालत यानी कि जुडिशरी। ये जो देश का राज है ये सबसे पहला स्टेप है जुडिशरी। ये पहला राज का एक तमगा इनके पास है। और जुडिशरी के पास इतनी ताकत है कि जो सरकार होगी जिसके पास दरअसल में राज होगा, जुडिशरी सरकार के नियम हटा सकती है, नियम बेहतर कर सकती है, कोई कानून। और जुडिशरी के पास इतनी ताकत है कि सरकार अगर कुछ गलत करे तो सरकार को डिसॉल्व कर सकती है जुडिशरी। इतनी ताकत दी गई है जुडिशरी को। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा था, यानी कि कुछ लोगों के पास सारी ताकत आ गई तो अब पागलपन छा रहा है और वो कुछ भी पागलपन कर रहे हैं। तो अब जो ताकत है उसको तोड़ा जाएगा और एक बैलेंस दिया जाएगा। तो अब ये होगी जुडिशरी जिसका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना। इसके अलावा संविधान में लिखा होगा लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो राज जिसके पास होगा, जिस सरकार है एक्चुअली जिसके पास राज है, यहां पे हम लिखते हैं गवर्नमेंट, जिसके पास एक्चुअली वाला राज है, ये वाला राज कि एक्चुअल जिसके पास पावर है। इसकी लिमिट्स भी लिखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि सरकार अब पागल राजाओं के जैसे काम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे राजा खराब थे, लेकिन इतिहास अगर आप देखें तो एक से एक पागल लोग जो मेंटली अनफिट थे किसी भी काम के लिए, ऐसे मेंटली अनफिट लोग राजा बने और पागलपन में उन्होंने क्या नहीं किया है। तो ऐसे लोग
अब अपने मन मर्जी से यहाँ पे सरकार में अगर कोई ऐसे पागल लोग आ गए कि वो कुछ भी करने लग जाएं, तो उनके लिमिट्स डिफाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि सरकार अब क्या नहीं कर सकती है, ये चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में काम भी बताए गए हैं कि सरकार को क्या काम करने हैं। और सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ है एजुकेशन और हेल्थ केयर। ये दोनों ऐसी चीज़ हैं कि सरकार का काम है ही है, क्योंकि देश गरीब लोगों का है, गरीबों को सरकार की ज़रूरत है। इसी वजह से देश बनाया गया, इसी वजह से सरकार बनाई गई है। अगर हर किसी को अपने ही मर्जी से होता कि अपने खुद पैसा कमाओ, काबिल बनो तो खरीदो, तुम पढ़ाई भी खरीदो, तुम खाना भी खरीदो, तुम इलाज भी खरीदो, और अगर पैसा नहीं है तो ना पढ़ पाओ, ना इलाज करा पाओ और मर जाओ। अगर यही करना होता तो राजशाही में तो हो ही रहा था। ये हजारों लाखों लोगों ने अपना खून बहाया, बलिदान दिया है। क्यों? इसी वजह से तो कि देश बनाया जाए, सरकार बनाया जाए, तो सरकार उनको कम से कम पढ़ाई लिखाई दे सके और हेल्थ केयर दे सके, अस्पताल बनवा सके, उनकी जिंदगियों का ख्याल रख सके, बेसिक चीज शुरू कर सके, जिस चीज का इस्तेमाल करके लोग आगे बढ़ पाएं। तो सरकार के काम क्या होंगे ये भी बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाली में है जुडिशरी। और ये जो सरकार बनेगी ये यूं ही नहीं बनेगी, पहले चुनाव होंगे और लोग डिसाइड करेंगे लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर के पास अपनी पावर है, ये भी राज का एक हिस्सा है। लेजिस्लेचर में एक ग्रुप बनेगा जिस ग्रुप की मेजॉरिटी होगी, और वो ग्रुप फिर बनाएगा सरकार। और सरकार में भी यहाँ पे इस तरीके से किया गया है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होगी, वो भी सिर्फ 5 सालों के लिए। और इस तरह की कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, कभी पहली पार्टी चुनाव जीतेगी, कभी दूसरी, कभी तीसरी, तो यहाँ पे भी पावर शेयरिंग होता रहेगा। पावर कुछ लोगों के हाथ में नहीं सिमटेगी। और अगर इन केस ऐसा होता है कि जो सरकार में लोग आ गए, क्योंकि एक चीज जो ताकत होती है, ताकत इंसान को पागल बनाने लगती है, कुछ भी करने लगता है इंसान उस ताकत को रिटेन करने के लिए। कोई आदमी के पास ताकत आ जाए, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो ताकत उससे जाए, तो इसके चलते वो कुछ भी पागलपन करेगा। तो ये राजाओं के इतिहास देख चुके हैं हर कोई। तो अब जो सरकार में लोग हैं, हो सकता है वो अपनी ताकत जमाने के लिए कि हमेशा हमारा राज रहे, वो देश के लोगों के खिलाफ ही काम करने लग जाएं। तो देश की सरकार अगर देश के लोगों के हक और अधिकार छीनने पे आ जाए, और देश की सरकार एंटी नेशन काम करने लग जाए, यानी कि देश का नुकसान करने लग जाए, तो उसके लिए जुडिशियरी है। जुडिशियरी जो है ये बचाएगी देश को। एक्चुअली आम लोगों के सुरक्षा के लिए जुडिशरी आएगी, सरकार से बचाने के लिए। और अगर ये सरकार जुडिशरी को तोड़ने लग जाए, तो इसके लिए राज का एक और हिस्सा है मीडिया। यानी कि अब एक्चुअली मीडिया के पास राज के 2 हिस्से हैं, क्योंकि ये मीडिया ही एक्चुअली सेंस होता है पब्लिक का कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर चीज मीडिया बताएगा लोगों को, तब लोगों को पता चलेगा। तो अगर जो सरकार है वो जुडिशरी को तोड़ने लग जाए, जजों को मारने लग जाए, उनको धमकाने लग जाए, या उनको लालच देने लग जाए कि तुम हमारे हक में फैसले करो, हम तुम्हें बड़े फायदे देंगे, तो मीडिया का ये काम है कि मीडिया देश को बताए कि ये सरकार जुडिशरी के साथ ऐसा कर रही है, जुडिशरी को तोड़ रही है। और अगर ये सरकार मीडिया को तोड़ने लग जाए, तो यहाँ पे भी जुडिशरी सामने आएगा मीडिया को बचाने। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी गई है कि आम लोग एग्जाम देंगे जज बनने का या वकील बनने का, आम लोग ही जुडिशरी में जाएंगे, आम लोग ही मीडिया में जाएंगे, आम लोग ही चुनाव लड़ेंगे। तो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनेगा। और ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है कि अगर एक तरफ पागल लोग आ भी गए, तब भी देश बरकरार रहेगा। और हर हाल में हर किसी को ये जुडिशरी का हक मिलेगा, आम जनता को, और मीडिया का हक मिलेगा। यानी कि कोई भी आम जनता के लोग जुडिशरी में जा सकते हैं, मीडिया चैनल खोल सकते हैं, और ये एक वेल बैलेंस सिस्टम सोचा गया। अब इस सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे फ्लॉज जो बड़े फ्लॉज बन सकते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल बस ये है, सरकार किसकी बनेगी? जो इलेक्शन जीतेगा, विन इलेक्शंस।
और इलेक्शन कौन जीतेगा? इलेक्शन जीतने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। अब जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा उसके पास बहुत एडवांटेज होगा इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये जो चीज़ है एक छोटा सा फ्लॉ है, और इसी तरीके से ऐसे ना जाने कितने फ्लॉज हैं, ये हम आगे बाद में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ये एक सिस्टम है, एक वेल बैलेंस सिस्टम। लेकिन ऐसा इतिहास में हुआ है, कितने ही देशों में हुआ है, जब लोग आए हैं ताकत में, उन्होंने मीडिया को तोड़ा है। मीडिया के लोगों ने अब इन सरकार के लोगों की तारीफ करना शुरू किया कि ये तो बिल्कुल भगवान का अवतार हो गए हैं, ये हमारे देश को यही बचाएंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। और इन लोगों को वाकई फिर, क्योंकि मीडिया इतनी तारीफ कर रहा है इनकी, तो आम लोग भी मानने लग गए कि अच्छा ये आदमी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर सकता है। आम लोगों ने इनका सपोर्ट करना शुरू किया और इन लोगों ने फिर जुडिशरी को तोड़ दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दिया और एक से एक फिर कत्लेआम किया है। दुनिया में ऐसे बेशुमार केसेस हैं। तो ये भले ही बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन ये बहुत एक बैलेंस्ड और नाजुक सा सिस्टम है। ये सिस्टम अगर एक बार टूट जाए, एक बार अगर ऐसे लोग ताकत में आ जाएं जिन्होंने जुडिशरी को तोड़ दिया या मीडिया को तोड़ दिया और सरकार से हटने से इनकार कर दें कि हम नहीं हट रहे, हम ही राज में रहेंगे, तो ये सिस्टम उसी टाइम क्रैश कर जाएगा। देश का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और वहां पे फिर अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, सिविल वॉर होने लग जाएगी। क्योंकि अब लोग चाहेंगे कि ये हटें, लेकिन ये हटेंगे नहीं। आर्मी लगा देंगे, पुलिस लगा देंगे, जैसे ही प्रोटेस्ट होंगे लोगों को मारना शुरू कर देंगे। लोग डेमोक्रेसी के लिए कहते रहेंगे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन होगा नहीं कुछ। तो ये सिस्टम एक बार टूट गया तो बहुत बुरा होगा। और ये सिस्टम अगर हाईजैक हो गया तो ये जो सरकार है, ये देश के लिए काम करने के बजाय ये सरकार ये रूलिंग क्लास के लिए काम करने लग जाएगी। और ये सरकार अगर रूलिंग क्लास के लिए काम करने लग गई तो ये जितने हक अधिकार हैं लोगों की, ये सब खो जाने हैं, खत्म हो जाने हैं। और फिर से वही टाइम आ जाएगा जब राजा हुआ करेंगे, समाज के 5-10% लोग, उनकी जिंदगी में ऐशो आराम होंगे, इतना पैसा, इतने ऐशो आराम कि उन्हें समझ में नहीं आएगा कि हम करें क्या। उनको पागलपन छाने लगेगा अपनी ताकत का, अपने पैसे का। और 90% लोग फिर से कीड़े मकोड़ों और जानवरों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएंगे अगर ऐसा ये सिस्टम टूट गया तो। और दुनिया में जितने भी देश हैं, जो देश टूट गए, ये सिस्टम टूट गया, आप उनका इतिहास देख सकते हैं, प्रेजेंटली आप उनको देख सकते हैं, वो देश एक फेल्ड नेशन बन के रह गए हैं। ये जो सिस्टम बनाया गया, इस सिस्टम को कहा गया डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोस लोगों का राज है। और ये डेमोस का मतलब होता है ऐसे लोग जिन लोगों के पास जमीन नहीं हुआ करती थी उस जमाने में। तो यानी कि डेमोस गरीब लोगों को कहते हैं। तो गरीब लोगों का जब राज होगा, गरीब लोगों का जब राज होगा, ये ऐसा सिस्टम होगा, तभी गरीब लोगों का राज हो सकता है। और ये सिस्टम अगर टूट गया तो वापस से गरीब लोग, आम लोग फिर से प्रजा बन जाएंगे और उनकी जिंदगी बस इतनी हो जाएगी कि बस जैसे तैसे जियो, कुर्बानी करो, जिससे कि आपके राजा लोग सारे ऐशो आराम में जी सकें।